हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी सीरीज चल रही है समकालीन विश्व राजनीति। और समकालीन विश्व राजनीति में हम लोगों ने अभी तक 2 अध्याय पूरे कर लिए। पहले अध्याय के दौरान हम लोगों ने पढ़ा दो ध्रुवीयता का अंत। दूसरे अध्याय के दौरान हम लोगों ने पढ़ा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अमेरिका जो अपने आप को सुप्रीमेसी दर्शा रहा था, सुप्रीम पावर समझ रहा था, उसके सामने कई और ऐसे संगठन आए जिन्होंने अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश की। और समकालीन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो देश टक्कर दे रहे हैं, वो संगठन टक्कर दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की आसियान, ईयू, चीनी अर्थव्यवस्था, जापान और दक्षिण कोरिया की। आज के इस शानदार और जानदार सेशन के दौरान अपन लोग बात करेंगे समकालीन दक्षिणी एशिया और समकालीन दक्षिण एशिया का मित्रों सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, और वो भी करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, यानी कि कम समय के अंदर मिनिमम इनपुट डाल करके मैक्सिमम अपन लोगों को आउटपुट लेना है। क्योंकि केवल 1 महीने बाद में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम यानी राजनीति विज्ञान का एग्जाम है, और हम लोगों ने ठान रखी है कि आपके टारगेट 95% आने ही चाहिए। मित्रों, इस आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग जुड़े हुए हैं विकास सर RES चैनल के ऊपर। और मित्रों, आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप 9214534843 पर मैसेज कर सकते हैं। और हालांकि कई लोग आप लोग मेरे को जानते हैं, माय नेम इज विकास, RES राजस्थान एजुकेशन सर्विस व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर, राजनीति विज्ञान जोधपुर के अंदर मैं सेवाएं दे रहा हूँ। सीधे बात करते हैं अपन लोग मुद्दे की। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर कौन सा ऐसा संगठन है या फिर कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका की सुप्रीम पावर को टक्कर देने के लिए खड़ा है? तो अपन बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर मित्रों बात करते हैं, सबसे पहला देश है जो है आपके भारत। उसके बाद में बात करें तो भारत के दक्षिण में देश है जिसका नाम है श्रीलंका। फिर बात करते हैं एक देश है जिसका नाम है मालदीव। फिर बात करते हैं एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, ये भी दक्षिण एशिया के अंदर है। भूटान भी दक्षिण एशिया के अंदर है। नेपाल भी दक्षिण एशिया के अंदर है। और एक अपना शत्रु देश कह सकते हैं पाकिस्तान, ये भी दक्षिण एशिया के अंदर है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्षिण एशिया के दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। मित्रों, बात करें दक्षिण एशिया के उत्तर में तो मित्रों दक्षिण एशिया के उत्तर के अंदर है आपकी हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। ये भौगोलिक स्थिति की बात चल रही है। बात करें दक्षिण एशिया के पूर्व में तो दक्षिण एशिया के पूर्व के अंदर है आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण एशिया के पश्चिम के अंदर है आपके अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। अब मित्रों बात करते हैं दक्षिण एशिया में केंद्रीय देश कौन सा है, तो दक्षिण एशिया के केंद्र में देश है जिसका नाम है भारत। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है भारत। अब देखिए, आप लोगों के मन में 2-4 देशों के और नाम आ रहे हैं, और एक देश तो ये अफगानिस्तान लिखा हुआ भी है। अब ये आप लोगों को देश दिख रहे हैं, एक नंबर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो आपके 8 देश है, सार्क के सदस्य है। क्या है? सार्क के सदस्य है। किसके सदस्य? सार्क के सदस्य। अब देखिए, अपन बात करें दक्षिण एशिया में तो देखिए एक और देश पड़ता है जिसका नाम है चीन। एक और देश इधर पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार। ये दक्षिण एशिया के अंदर तो पड़ते हैं, लेकिन सार्क के सदस्य देश नहीं। कौन से? चीन और म्यांमार। और दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान भी नहीं।
क्योंकि ये 2007 के अंदर सार्क का सदस्य बना था। दक्षिण एशिया में तो आपके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव 7 देश आते हैं। और मध्यवर्ती बात करें केंद्रीय स्थिति की, अपने देश भारत की क्या है, केंद्रीय स्थिति है। अब बात करें दक्षिण एशिया के घटनाक्रम की, तो सबसे पहले मेरे साथियों भारत और भारत की केंद्रीय स्थिति है। बात करें क्षेत्रफल के अंदर भारत सबसे बड़ा है दक्षिण एशिया के देशों के अंदर। बात करें जनसंख्या में भारत सबसे बड़ा है। बात करें आर्थिक रूप से ग्रोथ रेट की, भारत की शानदार है। 2047 के अंदर भारत महाशक्ति बनने की ओर है और उस महाशक्ति बनने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। बात करें भारत की स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के अंदर विविधता में एकता है। भारतीय संविधान की बात करें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। बात करें दक्षिण एशिया की राजनीतिक शासन व्यवस्था की, तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक सफल लोकतंत्र की बात करें तो भारत ऐसा देश है इन देशों के अंदर जिनमें सर्वाधिक सफल लोकतंत्र है। उसके बाद में बात करें सर्वाधिक सफल लोकतंत्र में दूसरे नंबर पर तो देश आता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का एक और अन्य नाम क्या है, सिलोन। आज़ादी की बात करें तो 1948 के अंदर मेरे साथियों श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था। श्रीलंका के अंदर 2 समुदाय रहते हैं, एक है सिंहली और एक समुदाय है जिसका नाम है आपके तमिल। 2 समुदाय रहते हैं जिसमें सिंहली की बात करें तो सर्वाधिक बहुसंख्यक है आपके सिंहली। क्या है, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक कौन से, सिंहली है। अब मेरे साथियों बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सर्वाधिक दक्षिण एशिया के देश कौन सा है, श्रीलंका। बात करें सबसे पहले उदारीकरण, सर्वप्रथम उदारीकरण, और उदारीकरण किसने किया था आपके श्रीलंका में। बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर, और साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है, ध्यान रखना है आपके श्रीलंका की। और कितनी है, तो लगभग 91.2% है श्रीलंका की साक्षरता रेट है। और जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले देश की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण किया था श्रीलंका ने। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण किया, श्रीलंका। बात करें श्रीलंका के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और मेरे साथियों ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा खतरनाक वाला आतंकवादी संगठन श्रीलंका का। इसकी समाप्ति की बात करें तो 2009 के अंदर ये समाप्त हो गया क्योंकि इसका नेता हुआ करता था प्रभाकरण, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये श्रीलंका से संबंधित जानकारी थी। अब मेरे साथियों बात करें बांग्लादेश की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश को कहा जाता था आपके पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। कब तक था, तो ये था मेरे साथियों दिसंबर 1971। मार्च 1971 के अंदर बांग्लादेश ने अपने आप को, बांग्लादेश के नागरिकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और भारत से आह्वान किया कि हम पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जिस पर पश्चिमी पाकिस्तान गलत हरकतें करता है, शोषण करता है, अत्याचार कर रहा है, तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। इसी वजह से 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। इसी वजह से 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से भारत के अंदर आ जाते हैं। लेकिन भारत हमेशा से शरणार्थियों की रक्षा करने वाला देश कहलाता है। विश्व के अंदर एकमात्र देश अपन कह सकते हैं कि बाहर से आए हुए शरणार्थी की रक्षा करता है, तो कौन सा देश करता है, तो भारत करता है। बात करें दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। 1971 से 75 तक यहाँ पर लोकतंत्र रहता है। उसके बाद में यहाँ एक नेता आता है जिसका नाम है मुजीब। मुजीब ने इस लोकतंत्र की जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी और अपनी एक पार्टी जिसका नाम है अवामी लीग
उसने कहा, मुजीब ने कहा, भाई साहब एक ही पार्टी रहेगी अवामी लीग, बाकी कोई पार्टी नहीं रहेगी। और इन्होंने संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। बात करें आज़ादी के समय श्रीलंका अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया, लेकिन मुजीब भाई साहब आए और अवामी लीग एकमात्र पार्टी रहेगी ऐसा कह करके अध्यक्षात्मक शासन की शुरुआत कर दी। उसके बाद में अपन बात करें तो 1975 से 1991 तक इन्होंने सैन्य शासन चलाया था। उसके बाद में 1991 से लेकर के वर्तमान तक की बात करें तो यहाँ पर शासन है जिसका नाम है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, ठीक ठाक सरकार चल रही है। बात करें भूटान की तो भूटान में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि भूटान के अंदर वर्तमान में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, तो संवैधानिक राजतंत्र। बात करें नेपाल की तो नेपाल में 2006 तक तो था आपके राजतंत्र, और 2006 से 2008 के मध्य लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के नेपाल में आंदोलन हुआ था, और 2008 में वापस नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। बात करें मालदीव की, अरे इसकी बाद में कर लेंगे रे, इसकी क्या बात करें। मालदीव 1968 तक 1968 तक मालदीव के अंदर सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी? सल्तनतकालीन, यानी अपन कह सकते हैं राजाओं का शासन था। उसके बाद से लेकर के 2005 तक आपकी शासन व्यवस्था जिसका नाम है अध्यक्षात्मक, और वर्तमान में बात करें 2005 से यहाँ पर मालदीव में भी है भाई साहब आपकी कौन सा तंत्र? लोकतंत्र। अब लगे हाथ, हालांकि थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, काम की तो नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एक नापाक हरकत करता रहता है हर समय, पीछे से वार करता। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि सामने से आए, लेकिन पीछे से आकर के ये वार कर देता है। लेकिन हम लोग मोदी जी, भारत की शासन व्यवस्था, भारत की सैन्य क्षमता इतनी है कि पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पाकिस्तान भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अयूब खान था पहले, उसके बाद यही खान, उसके बाद में देखिए बात करें तो इन्होंने सैनिक शासन व्यवस्था चलाई। फिर 1988 में लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर वापस से सेना ने शासन व्यवस्था अपनाई, और उसके बाद में 2008 से यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र है। पाकिस्तान से मेरे साथियों अगर प्रश्न बनेगा ना तो इस पार्ट से संबंधित पाकिस्तान से एक ही प्रश्न बनेगा, और पाकिस्तान से प्रश्न बनेगा 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र के कारण, या फिर अपन कह सकते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के सामने समस्याएं। लोकतंत्र की स्थापना के सामने समस्याएं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ से आपके 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। पाकिस्तान में क्या क्या समस्याएं हैं लोकतंत्र के सामने, तो ध्यान रखना पाकिस्तान में एक तो सेना, धर्मगुरु, और भूस्वामी अभिजनों में त्रिकोणीय संघर्ष होता रहता है। ये कहते हैं कि भूस्वामी कहते हैं कि सरकार हमारे अकॉर्डिंग बननी चाहिए, धर्मगुरु कह रहे नहीं नहीं, या तो एक धर्म का शासन चलेगा, सेना कहती है कि शासन हम करेंगे, यानी सैन्य शासन व्यवस्था अपनाएंगे। बात करें सेना का वर्चस्व है पाकिस्तान के अंदर, सेना का क्या है? वर्चस्व है। अब देखिए सेना का वर्चस्व केवल पाकिस्तान अपने देश के अंदर ही है, बाहर तो सेना इसके पास में कोई है ही नहीं।
ये अपन कह सकते हैं इसके पास में कुछ भी सेना नहीं है। कैसे नहीं है? हालांकि ये रखते हैं अपना आप में, कहते हैं कि सेना है, लेकिन सेना नहीं है। क्योंकि भारत की तरफ कभी देखने की कोशिश तो कर, फिर आपको पता चलता है कि आपकी सेना और भारतीय की सेना में कितना फर्क है। तो सेना अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को उल्लू बनाती है कि यहाँ पर सैनिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो भारत हमारे को खा जाएगा, भारत ये कर देगा वो कर देगा। तो आपने सुना होगा राजनीति के अंदर सरकार चाहे किसी की बने, कोई भी पार्टी की बने, कोई भी शासन व्यवस्था हो, जनता का काम होता है केवल और केवल शोषण करवाना। क्योंकि जनता 5 साल में एक बार, लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक बार वोट देती है, और जनता को ये तय करना है कि शोषण किसके द्वारा करवाना है, सेना के द्वारा करवाना है या फिर कोई एक पार्टी के द्वारा या फिर कोई दूसरी पार्टी के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तान के सैनिक शासन व्यवस्था या फिर सेना के कमांडर वगैरह अपनी जनता को, स्थानीय जनता को पागल बनाते रहते हैं कि नहीं नहीं लोकतंत्र ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो सैनिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन नहीं जो पाक को सही राय दे सके। और एक और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो महत्वपूर्ण कारण है आपकी यूएसए की स्वार्थपूर्ण नीति। यूएसए अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समय समय पर इसको आर्थिक सहायता दे देता है, कभी इसको सैन्य सहायता दे देता है, कभी इनकी सेना के हथियार की आवश्यकता होती है तो ये ब्याज पर दे देता है और यूएसए लूटता रहता है। कभी चीन सहायता कर देता है, कभी भारत आतंकवादी देश घोषित करने की बात करता है यूएनओ के अंदर पाकिस्तान की, तो चीन इसके ऊपर वीटो कर देता है। क्योंकि चीन है या फिर यूएसए है, इनका काम है एक दूसरे को लड़ाना, जिससे क्या कि ये अपना अपना सुप्रीम पावर बन जाए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये मुख्य रूप से कारण थे। ये आप इसके ऊपर 7 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेज है। उसके बाद में मेरे साथियों अपन बात करें एक और संगठन, और इस संगठन का नाम है आपके सार्क। सार्क ये आपके दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क की फुल फॉर्म की बात करें कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसकी स्थापना की बात करें तो मेरे साथियों स्थापना होती है 1985। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मेरे साथियों ढाका के अंदर। इसके स्वदेशी देश कितने, फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइए इसके स्वदेशी देश कितने। तो इसके स्वदेशी देश वर्तमान में 8, और 8वां कौन सा स्वदेशी देश है? 8वां स्वदेशी देश 2007 के अंदर जुड़ा था, और इसका नाम है आपके अफगानिस्तान। ये दक्षिण एशिया के अंदर नहीं आता, लेकिन ये क्या है, सार्क का सदस्य है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले सार्क का विचार किसके मन के अंदर आया था, फटाफट से कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अपन बात करें तो एक संगठन है जिसका नाम है, ये हल्की सी है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अपन लोग अपने माध्यम से इसको सही कर देते हैं ना। और ये सीधे सीधे आपके प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके साप्टा और एक है साप्टा। इसके उद्देश्य की बात करें
तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया के देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अपन कह सकते हैं इनका सर्वांगीण विकास करना किसका उद्देश्य था? सार का उद्देश्य था। अब देखिए एक साप्टा और एक साप्टा, इन दोनों का अपन लोगों को तुलनात्मक अध्ययन करना है। अब देखिए ये है आपके SAPTA, ठीक है साथियों, और एक है आपके SAFTA। इनमें अंतर क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को इनके अंदर अंतर। साप्टा की बात करें तो साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। फटाफट से कमेंट करके बताइए ये कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कब हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ साप्टा, इसका मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। देखिए यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है पी, ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पर है पी और यहाँ पर क्या है एफ, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। SAPTA साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, यानी दक्षिण एशियाई सार्क के सदस्य देशों ने व्यापार के अंदर अपन कह सकते हैं वरीयता देने की बात कही। प्रेफरेंशियल का तात्पर्य होता है वरीयता है, यानी कि अपन लोगों को व्यापार अपने क्षेत्र का सबसे पहले बढ़ाना है, यानी कि बांग्लादेश को कुछ खरीदना है तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी किसको देगा? भारत को देगा। और भारत को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले कहां पर करेगा? बांग्लादेश के अंदर करेगा। ये तो वरीयता की बात हुई। समय आगे बढ़ा, इसका गठन कब हुआ था आप लोगों को कमेंट करना है। समय आगे बढ़ा, यहां से आप लोगों के सामने बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे कि चार प्रकार से प्रश्न बनेंगे। यहां से चार प्रकार से क्या बनेंगे? एक तो प्रश्न बनेगा साप्टा पर हस्ताक्षर करने का वायदा, तो ये किया था आपके 2002 के अंदर। उसके बाद में बात करें कि हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर किए थे आपके 2004 के अंदर। फिर बात करें साप्टा प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी हुआ था आपके 2006 के अंदर। कितने खूबसूरत प्रश्न बन रहे हैं, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है कि साप्टा पर टिप्पणी करो, तो आप लोगों को सीधे सीधे पॉइंट बना करके ऐसे लिखना है कि साप्टा पर हस्ताक्षर करने का वायदा 2002, साप्टा पर हस्ताक्षर 2004 और साप्टा एग्रीमेंट प्रभावी 2006 के अंदर। अब इनके उद्देश्य की बात करें कि इनका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना दक्षिणी एशिया के देशों के मध्य सीमा नियंत्रण समाप्त करना, सीमा शुल्क समाप्त, या फिर अपन कह सकते हैं कम करना, जिससे क्या होगा? आयात निर्यात आसानी से हो जाएगा, आयात निर्यात। अब देखिए दक्षिण एशिया का घटनाक्रम की बात करें तो मेरे साथियों एक नज़र के अंदर आप लोगों को बता देता हूं कि 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज की समाप्ति हो जाती है और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन जाते हैं। आपको पता है 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। उसके बाद में 1948 श्रीलंका, जिसका नाम है तत्कालीन सिलोन, आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई भी 1948 में हुई थी। आपको पता है
अक्टूबर 1948 के अंदर कबायली हमला भी होता है। उसके बाद में बात करें 1954-55 पाकिस्तान शीत युद्धकालीन और सैन्य गुट सीएटो और सेटो में शामिल होता है। 54-55 में सितंबर 1960 भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार लगा लीजिए। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर, और ये हस्ताक्षर हुए थे आपके विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनेंगे यहाँ से। उसके बाद में 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर के युद्ध होता है। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता भी होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा सहायता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव भी रखा 1965। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा की जाती है। बांग्लादेश के नेताओं ने को आज़ादी की उद्घोषणा मार्च में कर दी, जबकि आज़ाद हुआ था दिसंबर 1971 में। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए थे। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दिसंबर 1971 भारत और पाक युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति को लेकर, और बांग्लादेश को मुक्त करवाया किसने? भारत ने मुक्त करवाया। भारत और पाकिस्तान के मध्य इसको लेकर के युद्ध भी हुआ था 1971 के अंदर। जुलाई 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता होता है। पाकिस्तान युद्ध भी कर लेता है, यानी पीछे से वार भी करता, डरता बहुत ज़्यादा है। ताश समझौता, शिमला समझौता, सॉरी बोल देता है, यानी अपन कह सकते हैं बहुत जल्दी सॉरी बोल देता है। कौन? पाकिस्तान। उसके बाद बात करें मई 1974, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। फिर 1996 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक संबंध बहाल हुए थे। दिसंबर 1985, वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1985 दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण के देशों ने दक्षेस की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि दक्षेस या फिर सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में। SAARC फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, या फिर अपन कह सकते हैं सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में। उसके बाद में 1987 के अंदर भारत ने IPKF भेजी थी। कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहाँ पर भेजी गई थी? श्रीलंका में, जो 1989 के अंदर वापस आई थी। उसके बाद में देखिए 1988 मालदीव में भाड़े के सैनिक द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ पर सेना भेजी थी। मालदीव में क्या भाड़े के सैनिक भेजे गए, तो वहाँ पर भारत ने सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। 1988 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लोकतंत्र की बहाली होती है। और 1993 दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि साप्टा। मैंने आप लोगों को अभी प्रश्न पूछा था, ये देखिए इसका उत्तर कहाँ पर, ये कब हुआ? आप लोगों ने कमेंट किया या नहीं किया होगा? 1993 के अंदर हुआ था। आप लोग कमेंट करने की आदत डालिए। हो सकता है कि आपका प्रश्न एक बार यहाँ पर गलत हो सकता है, लेकिन मित्रों वादे के साथ मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ प्रश्न गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। यहाँ प्रश्न गलत होगा तो होने दीजिए, आप नकल मत कीजिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो आप देने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। घूमना तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोगों ने ठान लिए, और ठान लिए तो टारगेट 95, टारगेट अबाउट 95 दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि मित्रों आप लोगों के अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। और मैं आप लोगों के सामने सुपर फास्ट डिवीजन के माध्यम से बहुत कम समय के अंदर मिनिमम इनपुट डाल करके अपन लोगों को मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथ के अंदर 12th की मार्कशीट होगी और अबाउट 95% मार्क्स भी होंगे। और जो लोग, जो आत्माएं मेरी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ वहाँ पढ़ रही है, उनके हाथ में तो सिल्वर मेडल भी होगा। क्योंकि ताज़ा घोषणा की हुई है कि अबाउट 95% बनाने वालों को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो देख लीजिए, सिल्वर मेडल ऐसा नहीं कि मेरी जेब के अंदर रह जाए, सिल्वर मेडल आपके गले के अंदर आना चाहिए। ये दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी हस्ताक्षर हुए थे।
उसके बाद में बात करें दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का हस्ताक्षर। फर्क का समझौता किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। मई 1998 के अंदर भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। पहला कब किया था? तो पहला किया था आपके मई 1974 के अंदर। उसके बाद में दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1919 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस के द्वारा कहां पर जाते हैं? लाहौर यात्रा करते हैं। लाहौर गए तथा शांति के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। कब किए? फरवरी 1999। जून जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। अब देखिए फरवरी के अंदर तो अटल बिहारी वाजपेयी को मेहमानबाजी के तौर पर बुलाया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं उसका कब माइंड खिसक जाता है। थोड़े समय बाद कारगिल युद्ध। अरे भाई थोड़े टाइम पहले तो आप बुला रहे हो कि हम लोगों को मित्रता करनी है, और थोड़े टाइम बाद आपका फ्यूज खिसक जाता है। तभी तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि हमेशा नापाक बच्चे जैसी हरकत करता रहता है। यानी फरवरी के अंदर तो लाहौर यात्रा पर बुलाया जाता है, और जुलाई के अंदर आप युद्ध करने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। लेकिन बच्चा है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक, और आगरा बैठक असफल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन लोगों ने पढ़ लिया। फरवरी 2004 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। देखिए प्रश्न आ सकता है कि साप्टा पर हस्ताक्षर कौन से शिखर सम्मेलन में हुए? तो 12वें शिखर सम्मेलन में हुए थे। कब हुए थे? फरवरी 2004 में हुए थे। और हस्ताक्षर करने का वायदा कब किया था? 2002 के अंदर किया था। और साप्टा प्रभावी कब हुआ, या फिर अपन कहें लागू कब हुआ है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, कब हुआ है? 2006 को हुआ है। तो मेरे साथियों एक और अध्याय अपन लोगों का हो गया है, समकालीन विश्व राजनीति का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है, क्या नाम है? अरे मित्रों नाम ये दिख रहा है, समकालीन दक्षिणी एशिया। इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को 1 या 2 बार आप देख लीजिए। वादे के साथ मैं कहता हूं कि 6 नंबर आपके दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है। टारगेट 95 प्लस अपन लोगों का 100% अचीव हो जाएगा। हमेशा सकारात्मक रहिए, उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मान ली तो हार है, और ठान ली तो क्या है? जीत है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ के अंदर अबो 95% की मार्कशीट होगी। क्योंकि मित्रों 95% बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ, अपडेट मटेरियल के साथ में हूँ, कम समय के अंदर स्मार्ट स्टडी करवाने के लिए साथ में हूँ। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने लगभग 100% लेकर आ रहा हूँ एक पर्सन बैंक के रूप में, जिसमें से कम 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। केवल 100% लेकर आऊँगा और उसका 360 डिग्री एनालिसिस करूँगा। तो जुड़े रहिए कंटिन्यू रूप से। और मित्रों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले। लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो करना, भले ही मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के पास में क्लास जाएगी, उसका भी फायदा होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ।